नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक हम अपने विशेषज्ञों द्वारा और जो हमारे माननीय भंते जी हैं उनके द्वारा विशेष जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। और आज इसी क्रम में हम आप तक कपिलवस्तु के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। कपिलवस्तु एक ऐसी जगह है जहां आप जानते ही हैं और आपने सुनी भी होगी, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो ऐसे हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, और हमारे बहुत आग्रह के बाद आज वह अपना टाइम निकाले और हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्हें एक नया जोश दिया, एक नई स्फूर्ति दी, जिससे कि वह आज का दिन आपके मार्गदर्शन के हिसाब से या बुद्धा के मार्गदर्शन के हिसाब से अपना पूरा दिन अच्छा बिताएं और आगे आने वाले समय में अच्छे कार्य कर सकें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया हमारे दर्शकों को कपिलवस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे कपिलवस्तु के बारे में। कपिलवस्तु यह एक बहुत ही प्राचीन नगर रहा है। 2500 साल पहले जब हम इस पर बात करते हैं तो आपने देखा कि यहीं पर शुद्धोधन राजा रहा करते थे और यह कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी। यहीं से आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर दूर पर लुम्बिनी है, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। यह एक ऐसा नगर जो प्राचीन काल में धन धान्य से और बहुत ही अच्छी तरह से ये नगर जाने जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर शाक्यों का एक अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसी वर्ष आप देखते कि शुद्धोधन राजा यहाँ के राजा थे कपिलवस्तु के, और इस कपिलवस्तु को बड़ी अच्छी तरह से वे संचालित करते थे। क्योंकि कपिलवस्तु जो कि आप देखते हैं कि जहाँ पर शाक्यों का एक बड़ी संख्या में रहने वाला एक ऐसा वर्ग या ऐसे लोग जहाँ पर ये बड़े खुशहाल ज़िंदगी को जीते रहते थे। आप जानते हैं कि शाक्य लोगों का एक अपना संघ था। उस संघ के आधार पर वे लोग अपने सभी कार्यों को संचालित करते थे और इस राजधानी के मुखिया को राजा कहा जाता था और वे सभी जनता के द्वारा चुने जाते थे। इसलिए कपिलवस्तु की जो खासियत रही है कि यह कम से कम यहाँ के जो लोग हैं वह मुखिया की बातों को भी अच्छी तरह से मानते थे। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कम से कम जो इसकी बनावट और सुंदरता थी वो काफ़ी अच्छी थी। चारों तरफ से यहाँ पर एक खेत खलियान भी देखने के लिए मिलते थे और साथ में यहाँ की जो सड़कें बड़ी
सुंदर थी और पेड़ पौधे लगाए गए थे। यहाँ पर कुओं को भी बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता था। रीतियों के आधार पर खुद सिद्धार्थ गौतम के 3-3 महल बने हुए थे। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए इसी कपिलवस्तु नगर में 3-3 महल बनवाए थे। अब देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का बचपना इसी कपिलवस्तु में व्यतीत होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। वे इसी कपिलवस्तु में, जो उनका काफ़ी बड़े पैमाने पर खेत हुआ करता था, उन्होंने उसमें हल भी चलाए। और यहाँ पर एक आषाढ़ के महीने में जो पर्व आयोजित किया जाता था, जहाँ पर सभी किसान मिलकर के खेतों में हल चलाया करते थे। और लगभग ये 7 दिन तक चलने वाला यह एक पर्व था, जहाँ पर लोग बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित होते थे। तो इस आधार पर देखा जाए तो कपिलवस्तु की एक बड़ी ही प्राचीन काल से खासियत रही है। यहाँ पर बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और लोग उसे ग्रहण करते थे। ये यहाँ की एक बड़ी खास परंपरा हमें देखने के लिए मिलती रहती है। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कपिलवस्तु और जो शाक्य लोग हैं और दूसरा और एक कुल जिसे हम कोली कहते हैं, इन दोनों के बीच से मध्य से एक नदी बहती थी जिसका नाम रोहिणी नदी था। अर्थात यहाँ पर जो बसे हुए लोग बड़े अच्छी तरह से करुणा और मैत्री से रहा करते थे। शाक्यों की अपनी एक गरिमा थी, शाक्य का अपना एक संघ था। उस कपिलवस्तु में रहने वाले शाक्य, जो कि यह कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी, लेकिन इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक था और जितने भी शाक्य थे वे संघ के सदस्य होना उनके लिए अनिवार्य हुआ करता था। ये उनका नियम था और इसीलिए हम जानते हैं कि जितने भी लोग थे वे सभी के सभी शाक्य संघ के सदस्य बन जाते थे। सिद्धार्थ गौतम का बचपना अधिकतर इसी कपिलवस्तु में व्यतीत होता है। देवदत्त उनका चचेरा भाई, उनका भी ज़्यादातर बचपना यहीं पर व्यतीत होते रहता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन, उनकी माता महामाया, और जब महामाया का निधन हो जाता है तो उसके बाद महाप्रजापति गौतमी जो उनकी देखभाल करती है बचपन से, जो कि महामाया के चले जाने के बाद यही उनकी माँ जिन्होंने पालन पोषण किया, तो ये भी कपिलवस्तु में ये भी रहा करते थे। ऐसा देखा जाए तो उनकी शादी यशोधरा से जब हुई सिद्धार्थ गौतम की, तो वो भी कपिलवस्तु में आकर रहा करती थी। उनका बेटा जब जन्म लिया तो राहुल भी, वो भी कपिलवस्तु में रहा करता था। तो इस तरह से देखा जाए तो कपिलवस्तु की एक पहले से ही एक गरिमामयी जो स्थिति रही है, वह निश्चित तौर पर एक सिद्धार्थ गौतम के रहने की वजह से या शुद्धोधन राजा वहाँ के होने की वजह से यह चिरकाल तक आपने देखा कि इसको लोग याद करते हैं या स्मरण करते हैं। यह देखा जाए तो वैसे उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा माना जाता है कपिलवस्तु। अभी लोग इसे पिपर हवा ऐसे लोग जानते भी हैं। और एक और देखेंगे तो लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में हमें दिखाई देता है, लेकिन उस समय जो था भारत, जो कि आप जानते कि ये बड़ा विशाल था, जिसको हम जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे, तो उस समय नेपाल का भाग भी भारत का हुआ करता था, इसलिए उस समय तो भारत था। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल का हिस्सा है। सिद्धार्थ गौतम का यहीं जन्म हुआ क्योंकि जो उनकी माँ थी महामाया, वह गर्भवती होने के बाद अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन प्रसव पीड़ा होने की वजह से उन्हें रास्ते में ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म साल वृक्ष के नीचे हो जाता है और वह एक प्रकृति की गोद में जन्म लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उस समय का जो भाग था, हिस्सा था, यह भारत एक विशाल देश था, अभी भी वर्तमान में है, लेकिन उस समय नेपाल जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह से देखते हैं तो हम कपिलवस्तु में, जो कि वहाँ पर भारद्वाज का आश्रम रहा है,
जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बचपन में पढ़ने के लिए जाया करते थे अपने शिक्षकों के पास। और जो बचपन की पूरी परवरिश जो है सिद्धार्थ गौतम की कपिल वस्तु में होती है, क्योंकि 29 वर्ष तक तो वो कपिल वस्तु में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाल्यकाल, जवानी, शादी भी, और उनके बच्चे भी वहीं पर जन्म लेते हैं। तो इस तरह से जीवन के 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु में रहते हैं, अर्थात एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने कपिल वस्तु में व्यतीत किया। इसलिए कपिल वस्तु जो कि बहुत बड़ी उस समय की राजधानी थी, जहाँ पर राजा शुद्धोधन के द्वारा सभी कार्यों का संचालन किया जाता था। चूँकि इनके पास खेत भी कोई कम नहीं थे। राजा शुद्धोधन के पास 1000 से भी ज़्यादा बैल हुआ करते थे। इतने हल की भी संख्या बहुत थी, खेत बहुत हुआ करते थे। इसलिए उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति तो उनके पास अथाह थी। उनने बड़े बड़े महल का निर्माण किया था, जो कि उस काल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से सुशोभित किया हुआ था। अच्छी तरह से कला और संस्कृति को परिचित करा रहे थे। तो यह एक कपिल वस्तु आप देख सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर यह सिद्धार्थ गौतम का लंबे समय तक जीवन व्यतीत हुआ और उनके पिता का आजीवन जीवन व्यतीत वहीं पर होता है। इसलिए कपिल वस्तु शाक्यों की नगरी के साथ साथ आप देख पाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम जहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया, इसलिए वह नगर सिर्फ भारत में प्रसिद्ध नहीं, बल्कि आप देख पाएंगे कि पूरी दुनिया में इसकी प्रसिद्धि है, क्योंकि यह स्थान जो कि उनके सिद्धार्थ गौतम के पिता का यह नगर, और सिद्धार्थ गौतम ने काफ़ी कुछ समय व्यतीत किया। यही सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कपिल वस्तु का भी एक बड़ा जो वर्णन है या जो उनकी लोकप्रियता है वह हमें देखने के लिए मिलते रहती है। जब 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग करने का जो विचार लाया था, तो उन्होंने अपने घर के माता पिता, भाई बहन या जो उनकी पत्नी और बच्चे थे, उन्होंने सबको पूरी तरह से बताया और बता करके उन्हें इन्फॉर्म किया, और तब उन्होंने अपने गृह को त्याग किया। तो उनके गृह त्याग को हम महाभिषक्रमण कहते हैं, यानी हमेशा के लिए घर का त्याग कर देना। तो जब उन्होंने यह किया तो कपिल वस्तु से ही उन्होंने ये प्रारंभ किया था, और उसी जगह जो भारद्वाज का आश्रम था वहाँ जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। कांस्य वस्त्र धारण किए और हाथ में पात्र लेकर के उनकी दीक्षा विधि कराई गई, और फिर बाद में उन्हें जंगल तक छोड़कर आया गया। तो यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय सिद्धार्थ गौतम का व्यतीत हुआ। इसलिए नगर कोई साधारण नहीं। आज भी इस स्थान पर दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जब स्थान को खोजा, देखा कि यहाँ कपिल वस्तु में सिद्धार्थ गौतम रहे हैं, तो उन्होंने इस जगह में एक बड़ा सा स्तंभ बनाया, विहार का निर्माण किया, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म के बाद यहाँ पर उनकी परवरिश होती है। इसलिए सम्राट अशोक ने वहाँ की यात्रा की। यात्रा के दौरान देखा कि ये स्मरण बना रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्तंभ का निर्माण किया, अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक बड़ा हेरिटेज का दर्जा जो है कपिल वस्तु को मिला हुआ है। और चाहे वह इतना दूर सभी को लगता है कि वह नेपाल के बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी अधिक संख्या में लोग जो है वहाँ पर स्थान को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वह स्थान सिद्धार्थ गौतम के जीवन से संबंधित हैं और उनके चरण वहाँ पर पड़े हैं। तो आप देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो लगभग 6 वर्ष तक वे प्रचार प्रसार करते रहे। और 6 वर्ष के प्रचार प्रसार करने के बाद जब वो बुद्ध हो गए, तो बुद्ध होने के बाद वो कपिल वस्तु भी लौटे थे। और जब वो कपिल वस्तु लौटे, जब शुद्धोधन राजा को पता चला कि सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध तो बने हैं, लेकिन वो कपिल वस्तु आ रहे, तो उन्हें लगता था कि ये घर में अब रहेंगे और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे।
जैसे ही वो आते हैं और सब लोग कपिलवस्तु के लोग उनका बड़ा सत्कार करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आ रहा है। तो यह उनकी भावना बन जाती है और वो बड़ी खुशी के मारे उनका जो मन है वो प्रफुल्लित होता है और वो स्वागत करते हैं। बाद में स्वयं सिद्धार्थ गौतम उस अपने कपिलवस्तु के पिता के घर पे जाते हैं, वहाँ पर वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद वो वहाँ से चारिका करने के लिए निकल जाते हैं, भिक्षाटन जिसे कहते हैं हम। और जब भिक्षाटन करते हैं तो राजा शुद्धोधन देखता है कि कोई राजपुत्र सड़क पर निकल करके लोगों के घर के सामने जा कर के वह चारिका कर रहा है और उसे भोजन दे रहे हैं लोग, और जितना लगता है उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो बड़ा दुख शुद्धोधन राजा को हुआ था इस कपिलवस्तु शहर में। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि नहीं, अब ये राजपुत्र नहीं बल्कि ये सम्यक संबुद्ध है, और सम्यक संबुद्ध की आजीविका यह भिक्षाटन पर ही निर्भर करती है। तो राजा बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, उसे लगता था कि मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा जो बेटा है ये मांग रहा है, तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी लग रही थी। तो सिद्धार्थ गौतम ने समझाया कि आपको इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो हमारा आजीविका है, हम इसको आजीविका मानते हैं, उस पर हम अपने जीवन को जीते रहते हैं, तो इसलिए इसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से आप देखेंगे तो कपिलवस्तु का जो इतिहास जो रहा है ये काफ़ी व्यापक रहा है। जब आप यहाँ की संस्कृति देखेंगे, यहाँ के लोग बड़े करुणामयी थे, लोगों का जो व्यवहार था एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था, लोग अपनी संस्कृति को मानते थे, कला और साहित्य। और जब आप देखेंगे बनावट के बारे में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कपिलवस्तु को बड़ी अच्छी तरह से बनाया गया था, सुंदरता यहाँ पर लाई गई थी। और इस तरह से लगातार जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कम से कम यह कपिलवस्तु जो कि शाक्यों का नगर जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस जगह में कालांतर में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से उसको बनाया गया, डिजाइन किया गया सम्राट अशोक के द्वारा, और उसे स्थापित किया गया कि ये कम से कम ये नगर कभी भुलाया न जा सके। इसलिए एक बड़े बड़े विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जहाँ पर शुरुआत की थी सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद। और आप देखेंगे तो उसी जगह पर फिर विहार जब बनाया जाता है तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी, तो वहाँ पर वे वर्षावास करने के लिए जाते हैं कपिलवस्तु में, और कपिलवस्तु के लोगों को वह उपदेश करते हैं, उन्हें धर्म की जानकारी देते हैं, वहाँ पर वो समय व्यतीत करते रहते हैं। और जब उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया तो वह उनका एक ही लक्ष्य था, मानव कल्याण और लोगों के जीवन में दुख मुक्त कैसे लोग हो सकते हैं, ये उनका खास करके मिशन रहा है। और उन्होंने जगह जगह जाकर के इसका प्रचार और प्रसार किया, और कपिलवस्तु में भी जाकर उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। यह सबसे बड़ी बात देखी जाती कि जहाँ पर वे जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पर वो जाकर के धम्म उपदेश करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस कपिलवस्तु की कि यहाँ का एक ऐसा बालक जो ग्रह त्याग करके दुनिया के कल्याण के लिए निकला हुआ है। इसलिए कपिलवस्तु की जो गरिमा है या उसकी ख्याति है, इस बात से पूरी दुनिया में फैल रही है। उस समय भी लोगों को पता था कि यहीं पर सिद्धार्थ गौतम रहने वाले, और आज भी आप देखेंगे कि कपिलवस्तु का नाम पूरे संसार में ईश्वर के पटल पर हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध वह उन्हीं का शहर था, उन्हीं का नगर था जहाँ के वे रहने वाले थे। और इसलिए इस जगह को आज देखेंगे तो जितने भी वहाँ पर पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, चाहे वह उनके घर हो या विहार हो, स्तंभ हो या स्तूप या चैत्य हो, सभी जगह आप पाएंगे कि वहाँ पर ये पुरातत्व विभाग के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है। इसलिए यह जितनी 2500 साल पुरानी
जो धरोहर है वो हमें उस समय का इतिहास का परिचय करा कर देती है। इसलिए सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर के जो उपदेश किया है, अब जानते कि वहाँ पे मानव कल्याण के जो बात उन्होंने बताई थी, ये कोई साधारण नहीं इस बात को लेकर, क्योंकि जहाँ के चित परिचित लोग रहने वाले हो और वहाँ जाके उपदेश करना और वहाँ के लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताना, ये बड़ा सुनने के लिए और जानने के लिए तो कठिन है ही है। वैसे ही ये प्रैक्टिकल वे में भी हमें काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद में उपदेश करते हैं, वहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जो बुद्ध बने हैं और वो हमें उपदेश करते आ रहे, तो इसके लिए वो ज़्यादातर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। उनका एक ही मकसद था, इसलिए उन्होंने कपिलवस्तु के कितने सारे लोग कालांतर में वह दीक्षा ग्रहण करते हैं। उपासक उपासिका तो बनते ही हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि कपिलवस्तु का एक बड़ा इतिहास रहा है कि वहाँ की शाक्यों की 500 महिलाएं जो कपिलवस्तु की रहने वाली थी, वे सभी के सभी बौद्ध भिक्खुनी बनने के लिए तैयार हो जाती है। उसमें उनकी माँ, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी स्वयं यशोधरा, वे भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तथागत गौतम बुद्ध से याचना करते हैं कि हमें भिक्खुनी बनने दिया जाए, हमें भी सुख शांति का जीवन का जो जीवन है, जो परम लक्ष्य की तरफ जाता है, वो हमें जीने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने भी ये बात कही थी, और कहने के बाद आप देखेंगे कि उन्हें पहली बार दूसरी बार तो मना किया, लेकिन बाद में उन्हें बनाया गया। तो यह शाक्य जो कि कपिलवस्तु के रहने वाले, जिन्होंने ये सबसे बड़ी पहल की थी तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद, संघ की भिक्खु संघ की निर्मित करने के बाद, और तब महाप्रजापति गौतमी यह सभी शाक्य महिलाओं को तैयार करके, जो खुद भी इच्छा रखती थी, वो सभी 500 महिलाएं खुद ही मुंडन करके चले जाती है और वह बाद में भिक्खुआनंद के कहने पर भिक्खुनी बनने के लिए तथागत उन्हें उपदेश कर देते हैं। तो आप ये देख सकेंगे कि यह इस तरह का पहल करना शाक्यों के लिए, शाक्य नगरी में, खास करके कपिलवस्तु के लोगों में, ये सबसे बड़ा त्याग की भावना हमें देखने के लिए मिलती है। वे समर्पित होकर के इस काम को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहा करते थे। इसलिए ये कपिलवस्तु के लोग बहुत ही त्यागमयी, ऊंचा दृष्टिकोण और सबकी मदद करने की भावनाएं और उच्च की आदर्श को प्राप्त करने का जो विचार है वो उनके मन में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए कपिलवस्तु जो कि जहाँ पर एक अच्छे लोगों की खान रही है, यदि आप देखें तो राजा के रूप में भी देखते हैं तो आप पाएंगे कि अच्छा काम किया, गृहस्थों के रूप में देखते हैं तो गृहस्थों के रूप में भी देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और यदि वह गृह त्याग कर काम करते हैं तो आपने देखा कि भिक्खु के रूप में हो या भिक्खुनी के रूप में हो, उन सभी लोगों ने एक प्रकार का एक श्रेष्ठ काम किया। वो धरती है कपिलवस्तु की, जहाँ से ये मानव कल्याण का काम शुरू किया गया, और यह स्थान जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम खेतों में जाकर बचपन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि 8 साल की आयु में इसी कपिलवस्तु में वे एक जगह बैठ कर के ध्यान लगा लिया करते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया था, सांस को काबू में करना सीख लिया था। जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे खेतों में, और वहाँ पे वह अपनी एकाग्रता को प्राप्त करते थे। मन को काबू में कैसा करना है उसका अभ्यास करने पर जोर देते थे। तो यही कपिलवस्तु की नगरी है जहाँ पर सिद्धार्थ ने अपने जीवन काल में खूब अधिक अभ्यास करते हुए यह अचीवमेंट हासिल किया, यह ऊंचाई तक पहुँचे। और इसलिए कपिलवस्तु के लोग सिद्धार्थ गौतम का सम्यक संबुद्ध बनने से पहले भी और वह बाद में भी कपिलवस्तु के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि यह उनके जीवन में और कोई चीज़ें नहीं, त्याग तो उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा था, लेकिन
वह उसके बाद उन लोगों को भूले नहीं, उन्हें याद करते रहे, स्मरण करते रहे, उनके बीच जाते रहे, उनको उन्होंने धम्मदेशना देती रही। ये सबसे बड़ी बात उस समय कपिलवस्तु के लोगों में देखने के लिए मिलती रहती कि यदि वो चले गए लेकिन आने के बाद उन्होंने स्वागत किया, जो चले गए लेकिन वे लौट कर आकर के उन्हें उपदेश देने का काम किया, तो ये कोई साधारण नहीं है। यह कृतज्ञता का भाव हर व्यक्ति के अंदर में देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए कपिलवस्तु के लोग बड़े कृतज्ञ मानते हैं। उनके अंदर में कृतज्ञता का भाव जो है वो बहुत ही अटूट था, बहुत गहरा था। उनके अंदर में सोच बहुत अच्छी थी, जहाँ पर ये सभी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग समय में, अलग अलग ऋतुओं में यह कपिलवस्तु में जिस तरह से नगर बसाया गया या उसका डिजाइन किया गया, उसको देख रेख करने के लिए तो सिद्धार्थ गौतम स्वयं भी इन सभी चीज़ों का उपभोग करते भी नजर आए। उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार के नौकर चाकर की भी कोई कमी नहीं थी, काम करने वालों की भी अधिक संख्या थी। बड़े पैमाने पर वह अपने कार्य को अच्छी तरह से व्यतीत करने वाले थे। राजा शुद्धोधन स्वयं वह नगरी को, उस राज्य को बड़ी अच्छी तरह से जनता के लिए काम करके उन्हें अच्छा बनाते थे। इसलिए उनके गरीबी को लेकर, उनके भोजन को लेकर, उनके कपड़े को लेकर, उनके अनाज की व्यवस्था को लेकर के, खेती अच्छी हो, यह सभी कुछ अच्छी तरह से वह योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे। इसलिए वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही अच्छी तरह से बना था और वे नियमित रूप से सुनियोजित ढंग से अपने कार्य को करने पे लग जाते थे, क्योंकि वह अपने जीवन काल में देखा जाए तो जब कोई राजा वह प्रजा के हित के बारे में सोचता है तो समझो कि उस राज्य का विकास होना संभव हो जाता है। तो यही नगर जो कि हम जानते हैं कि कपिलवस्तु, जहाँ पर सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध, जहाँ पर उनका समय व्यतीत हुआ, वहाँ के वो राजा थे शुद्धोधन, और इस तरह से एक बड़ी ख्याति प्राप्त हुई इस कपिलवस्तु की। तो आज हम लोगों ने विस्तार से कपिलवस्तु के बारे में देखा, अब सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं, और सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कपिलवस्तु के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पूछ सकते हैं। और यह प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न आप भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो जो नए दर्शक आए हैं उनको हम बताते चलें कि यह जानकारी हम इस प्रोग्राम में नहीं लेते, यह प्रश्न हम इस प्रोग्राम में नहीं लेते, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि कुछ बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं। इसके कारण हमारे जो भंते जी लोग हैं, आदरणीय भंते जी लोग हैं, या जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वह आपसे फ़ोन पर, जो फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी से आप अपने प्रश्न भेजते हैं, उस पर सीधी जानकारी देते हैं, आपसे सीधा संपर्क स्थापित कर। और यही प्रक्रिया हम आगे भी चलाना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह आपके साथ लेता हूँ विदा, और कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो